नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वॉर जोन से तमाम अहम और बड़ी खबरें इस वक्त आप जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 64वां दिन है। अब तक आ रही तस्वीरों और आंकड़ों से लग रहा था कि हमास सुरंग में ही दफन होता जा रहा है और अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं है। 63 दिन से गोला बारूद और IDF के बम का सामना कर रहा हमास बेहद ही विध्वंसक प्लान बना रहा है। सुरंग में भी वो साजिश की जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि आज हमास ने दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर जाहिर की है जो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है, बल्कि अब आशंका बढ़ गई है कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हो सकता है। और इसी के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास के रॉकेट सेंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो जारी कर हमास का शक्ति प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग और विजुअल के साथ। M90 रॉकेट लॉन्चर का भंडार देखिए इन तस्वीरों में। 7 अक्टूबर से बड़े प्लान के खुलासे की तस्वीरें हैं इस वक्त। सबसे पहले आप हमास की ताकत का एहसास कराती इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो देखिए हमास की ताकत को प्रदर्शित करती 5000 लड़ाकों को लेकर किस तरह से तैयारी है। होने के बाद नया पावर स्टेशन तैयार है। क्या ये तस्वीरें 7 अक्टूबर पार्ट 2 का ट्रेलर है? इस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अल-कसाम ब्रिगेड के मिसाइल हमले से जुड़ी हुई जानकारी। राजुम 114 mm मिसाइल से अटैक की जानकारी मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। राजुम 114 mm मिसाइल से अटैक की जानकारी, और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी है। अगले विध्वंस की झांकी के तौर पर इन तस्वीरों को, इन जानकारियों को माना जा सकता है शॉर्ट रेंज मिसाइल का प्रदर्शन। साथ ही साथ इस पूरे अभियान में इजराइल को जलाने की कसम की तस्वीरें नजर आती है, और ये तैयारी है हमास की। और इस पार्ट 2 वॉर जोन की जो तैयारी हमास की तरफ से हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा विश्वसनीय और एक्सपर्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी सिवाच जी, आपसे मेरा सवाल, हमास की ये जो विध्वंसक तस्वीरें जो सामने आई है, क्या आपको लगता है 7 अक्टूबर पार्ट 2 का ये ट्रेलर है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जब से सीज फायर ख़त्म हुआ है, इजराइल ने बड़े ताबड़तोड़ से पूरे गाजा पट्टी पे हमला किया है। नॉर्थ गाजा के साथ साथ साउथ गाजा में भी खान यूनस जो सिटी 2 है उस पर भी हमला बड़े ज़ोरों से हो रहा है। मगर ये भी सच्चाई है, हमास भी पलटवार कर रहा है। जो हमास सोचा गया था कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफ़ी हद तक गिरावट आएगी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है उसके पास अभी भी हथियारों का जमावड़ों में कमी नहीं है। और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से इसने अभी फायर स्टार्ट किया दोबारा इजराइल की फोर्सेस पे, उससे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। और यही नहीं, हिजबुल्लाह भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया। हिजबुल्लाह भी अपने फायर
इजराइल की तरफ कर रहा है और उधर से पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन राजेश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि हमास की कमर जो कहा जा रहा था कि 2 महीने में टूट चुकी होगी, ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी हमास की तरफ से बहुत कुछ सामने आना बाकी है? अभी रेजिडुअल कैपेसिटी तो है उनके पास। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम पे यही कहा था कि जब इजराइल की सेना पूरी गाजा में घुस चुकी है, लेकिन फिर भी रॉकेट फायर हो रहे हैं। तो ये आ कहां से रहे हैं, कौन से टनल से निकाले गए हैं, कौन सी सुरंग से निकाले गए हैं और कहां इनको साधे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी उनके पास जो है और हथियार अभी मौजूद हैं। उनकी जो पूरी टनल की मैपिंग मेरे ख्याल से पूरी तरह से हुई नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं से उनका कुछ ना कुछ सामान निकल करके बाहर आ रहा है। और हालांकि उन्होंने इतने सारे लोगों को खान यूनिस में बंदी बनाया है और उसमें से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने फाइटर्स उन्होंने कैद किए हैं। पहले एस्टिमेट था कि हमास के पास 6000 से 8000 फाइटर होंगे, फिर बाद में एस्टिमेट आया कि 27000 से 40000 फाइटर हैं। तो इस हिसाब से संदीप थापर जी, जैसा सर कह रहे हैं, साल 2024 कहा जा रहा था हो सकता है कि ये युद्ध थम जाए, लेकिन हमास की तैयारी क्या बता रही है? साल 2024 क्या और विध्वंसक होगा? देखिए, कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पर डिस्कशन पे कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि बस ये टनल्स में, अब थोड़े दिन की बात है, टनल्स में घुस के इजरायली मैप करके उनके पास रडार है और वो ढूंढ के मारेंगे। मैंने कहा था बहुत मुश्किल है, हमास सिविलियंस के साथ घुला मिला हुआ है, एक को दूसरे से पहचानना मुश्किल है। तो अनलेस सब सिविलियंस को साथ में कोई फर्क ना करे इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सिविलियन और हमास कौन है, और सबको नस्तनाबूद कर दे, वो इतनी जल्दी हमास को ढूंढ के मारना बड़ा मुश्किल होगा और वही हो रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, उनकी काबिलियत, हमास की काबिलियत धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे कि अब उनका कुछ स्टॉक निकल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से लड़ रहे हैं उनकी इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं है। ये जो आप कुछ स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये कुछ स्टॉक नहीं है। ये बताने के लिए काफी है कि कितना विध्वंसक ये पूरा युद्ध अब आने वाले वक्त में होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर हमास के हथियार डिपो की खोज को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच हमास के शक्ति प्रदर्शन के दरमियान इजरायल ने हमास विनाश का नया प्लान बनाया है। आइए उस प्लान के बारे में आपको बताते हैं। हमास के अंत के लिए आईडीएफ का नया प्लान क्या है, ये जान लीजिए। आईडीएफ ने बताया कि कब तक चलेगा ऑपरेशन। इसके साथ ही 60 दिन में हमास के अंत का खाका तैयार कर लिया गया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ जानकारी ये मिल रही है, अब इसे समझिए कि आईडीएफ का प्लान काम कैसे करने जा रहा है। 2 चरणों में प्लान को अंजाम दिया जाएगा। पहला चरण यानी कि पहले 30 दिन में खान यूनिस में होगा, जहां बड़े कमांडर और सुरंग का सफाया करना पहला टारगेट होगा और हमास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म करने का भी लक्ष्य होगा। अगले 30 दिन में हमास का संपूर्ण सफाया टारगेट पर होगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये अपने आप में बहुत अहम होगा। सवाल है कि आखिर इजराइल को ये फैसला क्यों लेना पड़ा है, नया प्लान क्यों बनाना पड़ा है? वजह है अमेरिका का दबाव। इसे समझिए, अब सीज फायर का इंटरनेशनल प्रेशर है और आंतरिक दबाव भी वजह है, और इसी वजह से अब नया प्लान बनाना पड़ रहा है इजराइल को। और इस नए प्लान के साथ ही और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो सामने आ रही है। हमास के हथियार डिपो की खोज और ब्लास्ट को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको हम दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि हमास के हथियार डिपो की खोज और ब्लास्ट कैसे किया जा रहा है। हमास के हथियार के डिपो को खोजा जा रहा है और उसके बाद इजराइल टारगेटेड अटैक कर रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरह से हमास के हथियार डिपो को खोजा जा रहा है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है बड़े रॉकेट अटैक का हमास प्लान क्या है, जिसकी तस्वीरें आइए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, बड़ी तैयारी, बड़े रॉकेट अटैक का हमास प्लान कैसे अंजाम दिया जा रहा है, रॉकेटों को कैसे जवान लेकर जा रहे हैं, कैसे पूरी तैयारी की जा रही है। रॉकेट लॉन्चर्स के जरिए उन्हें पूरी तैयारी के साथ पहले सेट किया जा रहा है और उसके बाद वो अटैकिंग मोड जो इस वक्त वॉर जोन में सबसे ज्यादा विध्वंस और बर्बादी की वजह बन रहे हैं। और देखिए, अगली तस्वीरें अब जो दिखाने जा रहे हैं वो है अल कुद्स का इजरायली टैंक पर अटैक। इजरायली टैंक पर अटैक की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कैसे, देखिए, रिहायशी इलाके जो एक समय में रौनक से भरे रहते थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दहशत और बर्बादी के निशान है। वहां पर अल कुद्स का इजरायली टैंक पर अटैक का ये वीडियो देख रहे हैं आप। इजरायली सेना पर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह का जो हमला है उसकी तस्वीरें भी आप देख लेने आपके लिए बहुत जरूरी है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही है। देखिए, आसमान में धुएं का उबार जो उठता हुआ दिख रहा है, गुबार आपको, वो इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह का हमला है। टारगेटेड अटैक हर तरफ, हर जगह से हो रहा है, चाहे हमास कर रहा है या फिर इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, हिजबुल्लाह या फिर हमास पर। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है वो इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह के हमले की है। और अब आमने सामने की लड़ाई में आईडीएफ हमास की जंग की ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल इस वक्त अटैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। अश्विनी जी, इस वक्त जो हम तस्वीरें अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, जो आमने सामने की जंग हो रही है, ये आमने सामने की जंग बता रही है कि अब पिन पॉइंट पर आकर दोनों ही तरफ से युद्ध किया जा रहा है। ये कितना और ज्यादा आने वाले वक्त में खतरनाक होगा? बिल्कुल, बहुत खतरनाक होगा। देखो, अभी ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई है। जैसे खान यूनस में भी अगर आप देखो तो चारों तरफ से इजराइल की फोर्स ने उसको घेर लिया है, मगर जब बात आती है बिल्टअप एरिया में आपको अंदर घुसने की बात, तब बड़ा कैजुअलिटी आपकी अपनी भी हो सकती है। और दूसरा जो है, हमास सिविलियंस का इस्तेमाल कर रहा है एज ए ह्यूमन सीड, तो कोलेटरल डैमेज होने का भी बड़ा चांस है। और अगर आप देखें, एक टैंक को दिखा रहे थे, जिस प्रकार से एंटी टैंक मिसाइल से हमास ने उसको बर्बाद कर दिया, ये डर तो बना रहेगा। जब आप बिल्टअप एरिया में जा रहे हैं और फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया बहुत मुश्किल होती है, और जो डिफेंडर होता है उसको फायदा होता है, अटैकर के लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किल है। मगर जिस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनाई है इजराइल ने, वो काबिल तारीफ है। वो एक प्रकार से पूरे खान यूनस को घेर लिया है, उसको सीज कर दिया है, और अब वो धीरे धीरे चारों तरफ से बढ़ रहे हैं। जो टनल डिफेंसेज हैं जो कि खान यूनस के नीचे फैली हुई हैं, उसके अंदर ये स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल करिए इजराइल की फोर्स, और जो वाटर कैनन है उससे भी पानी भरा है, जिससे ये बाहर निकले। मगर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल का लड़ने का समोध साधन इनके पास, हमास के पास है। ये अब दिखने लगा है, और ये छुपा हुआ है। अभी सर कह रहे हैं कि अभी आने वाले 1 साल तक ये युद्ध चलने वाला है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि जब जमीन पर, यानी कि आर्मी जब लड़ाई करती है और वायुसेना उसको साथ ही कॉम्प्लीमेंट करती है, ऐसे में सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, ये कैसे तैयार किया जाता है रणनीति में? देखिए, कोशिश तो यही रहती है कि प्रिसीजन टारगेटिंग हो एयर से। और आपने कुछ वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जहां बहुमंजिला इमारत में सिर्फ चौथे फ्लोर को टारगेट किया और चौथे फ्लोर के फ्लैट में ही डैमेज हमें दिखा, बाकी पूरी बिल्डिंग इंटैक्ट रही। तो कई इस तरह के अटैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोलैटरल डैमेज को ज़ीरो करना तो बहुत ही मुश्किल है। और स्पेशली जब एरियल अटैक है, एरियल अटैक के जो बॉम्ब्स हैं उनका जो चार्ज है, जो वेट है, वो बहुत ज़्यादा है, और उनका जो ब्लास्ट रेडियस है काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें जितने भी लोग रहेंगे उस ब्लास्ट रेडियस में, वो ज़रूर उनको हानि पहुंचेगी। तो कोलैटरल डैमेज बहुत मुश्किल है बचाना। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इजराइल जितनी एहतियात बरत सकता है वो
बरत रहा है और जितना उनसे हो रहा है, जितनी कम कैजुअल्टी हो वो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा कई मौकों पर सर आप भी कह रहे हैं कि नामुमकिन होता है, लेकिन जिस तरह से अभी जो एआई अटैक की टेक्नोलॉजी पर भी किस तरह से अटैक की प्लानिंग की जा रही है, वो विजुअल भी हमारे पास हैं, वो विजुअल भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त संदीप जी जरा ये बताइए कि जो इस वक्त तस्वीरें इस वॉर जोन से आ रही है, ये इस वॉर को किस ओर ले जाती नजर आती है आपको? देखिए, उससे पहले मैं सिवाय सर की एक बात से एग्री नहीं करता कि साल भर का मसाला हमास के पास होगा। इतना एमिनेशन इकट्ठा करना और स्टोर करना मेरे हिसाब से ना तो जगह है, ना उनकी काबिलियत है, ना वो ला सकते हैं छुपा के इतना ज़्यादा। तो हाँ, होगा 3-4 महीने तक होगा, क्योंकि इजराइल टारगेट भी कर रहा है उनको। और जैसे अभी पकड़ा गया है, ऐसे और भी पकड़े जाएंगे और डिस्ट्रॉय होंगे। तो 3-4 महीने, शायद 6 महीने ज़्यादा, लेकिन साल भर का असला शायद उनके पास ना हो। और दूसरा, तब तक सर बहुत जी, दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दूसरी बात देखिए, इजराइल और मैं एयर मार्शल साहब से भी थोड़ा सा वक्त चाहूँगा, क्योंकि इजराइल अभी उस स्टेज पे पहुंच गया है, उसको चिंता नहीं है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है। उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के उसको वीटो कर दिया है। तो और आज मैं देख रहा था कि उन्होंने एक छोटी सी जगह दी है, तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट के पास के, जहां बोला कि ये सेफ जोन है, यहाँ हम आपको हमला नहीं करेंगे, वहाँ चले जाओ। और वहाँ 1 मिलियन, वो उम्मीद करते हैं 1 मिलियन पैलेस्टीनियन चले जाएं, क्योंकि बाकी सब जगह वो ताबड़तोड़ शेलिंग कर रहे हैं और उनको कोई चिंता नहीं है कौन हमास है या कौन दूसरा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया कि सेफ एरिया उधर चले जाइए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो और 18,000 कैजुअल्टी जो आज तक हो चुकी हैं इतने दिन में, वो दिखाती हैं कि जितनी करनी चाहिए उसको सिविलियंस की बात कर रहे हैं। राफा बॉर्डर के पास कुछ आगे ऐसे में कुछ ऐसी जगह बनाई गई है जहां पर वहां कहा जा रहा है कि वहां पर लोगों को सुरक्षित ठिकाना दिया जाएगा, लेकिन ये सब कहने में और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, बहुत मुश्किल है इसको एग्जीक्यूट कराना। लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले हमने आपको इजराइल के 60 दिन वाले नए प्लान का खुलासा किया, लेकिन इजराइल के लिए नए प्लान को अंजाम देना आसान नहीं होगा और इसकी वजह आपको मैं बताने जा रही हूं। दरअसल कल एक ऑपरेशन में आईडीएफ जवानों ने एम्बुलेंस में बैठकर, यानी वेश बदलकर, हमास के बीच से अपने बंधकों को छुड़ाने का ऑपरेशन चलाया, मगर हमास चौकन्ना था और उसने ऑपरेशन को फेल कर दिया। हमास के एक्शन में 2 इजरायली सैनिक बुरी तरह जख्मी हो गए, यानी ऑपरेशन फेल हो गया। यह तब हुआ जब 63 दिन से इजरायली सेना आसमान और जमीनी हमलों से हमास की कमर तोड़ रही है। सवाल है कि आखिर कमजोर पड़ चुके हमास के सामने फिर ऑपरेशन फेल हुआ तो कैसे हुआ, यानी अब भी हमास की शक्ति उतनी नहीं घटी जितनी आईडीएफ या इजराइल सोच रहे हैं। अब तक के ऑपरेशन में अगर हम देखें तो इजराइल ने 5,000 हमास लड़ाके ढेर कर दिए हैं और 25,000 टन से ज्यादा बारूद बरसाया गया है। संभावित 800 में से 500 सुरंगों को ध्वस्त कर दिया गया है। 3 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई हैं। 17,500 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। इन सब के अलावा जो जानकारियां हैं, 164 स्कूल तबाह हो गए हैं, तो 104 मस्जिदें भी ध्वस्त हो गई हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। तो अब सवाल बनता है कि हमास कैसे डटा हुआ है। उसकी वजह है हमास अकेला नहीं है। जी हाँ, हमास अकेला नहीं है, उसे ईरान और उसके समर्थित नॉन स्टेट एक्टर्स का पूरा साथ मिल रहा है। हूती और हिजबुल्लाह भी मदद कर रहे हैं। इराक और सीरिया की शक्ति साथ साथ है और यही वजह है कि इजराइल को धमकाने वाला और इजराइल विध्वंस के अपने प्लान से दुनिया को वाकिफ कराने वाला रॉकेट सेंटर का वीडियो जारी किया गया है। अश्विनी शिवाजी, ये जो पूरी कहानी हमने बताई वो बताती है कि हमास अभी बहुत मजबूती के साथ टिका है, लेकिन जिस बात को डिसएग्री दूसरे एक्सपर्ट कर रहे थे उस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या हमास 1 साल तक लड़ पाएगा, जो तस्वीरें अभी तक आई हैं। देखो, सच्चाई ये बात है कि यही गलती इजराइल ने कर दी। उसने ये सोचा कि हमास कभी तैयारी कर नहीं सकता। 2 साल से हमास तैयारी कर रहा था, हथियारों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा था और ट्रकों में जहां पर सामान आना चाहिए वहां हथियार, मिसाइल, रॉकेट आ रही थी और इन्होंने अपने टनल का एक जमावड़ा बना लिया। वहां पर
स्कूल के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे और मॉस्क के नीचे इन्होंने अपने एक प्रकार आर्मरी और अपने हथियार और अम्यूनिशन रखा। ये अलग बात है कि जो इजराइल के पिन पॉइंट टारगेट में काफ़ी हथियार और अम्यूनिशन भी बर्बाद हुआ है, मगर सच्चाई ये है कि इनके पास इतनी काबिलियत और क्षमता थी कि ये 1 साल तक लड़ने के लिए काबिल थे। वो अलग बात है, इजराइल ने स्पेशली जब से एक सीज फायर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिन पॉइंट टारगेट उन्होंने प्राप्त किए अमेरिका से, उनका इस्तेमाल कर रहा है। मगर मैं अभी भी कहता हूँ हमास जो है अभी भी टूटा नहीं है पूरी तरीके से। हो सकता है 60 से 70% उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में डेंट आया हो, मगर उसके हथियार भी अभी हैं, उसके लड़ाकू भी हैं। ये आपको जाहिर करता है कि इतने दिन के बाद भी इजराइल बड़ी कोशिश कर रहा था कि वो अपने होस्टेजेस को छुड़ाए, और उसके बावजूद भी ये जो होस्टेजेस छुड़ाने का काम था, इनको मालूम है हमास को कि इजराइल बहुत अच्छा है होस्टेज छुड़ाने में, उन्होंने उनको अलग अलग बांट रखा है, और जो ऑपरेशन इजराइल ने किया उसको हमास ने फेल। सर आप रुक जाइए, मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं आप लोगों की राय इस पर भी लेना चाहूंगी। सर देखिए, एक बात है वो ये कि हमास की जो प्लानिंग है वो ऐसे तबके को आड़ या ढाल बनाकर करने की है, जिसकी तस्वीरें अब मैं अपने व्यूअर्स को दिखाने वाली हूं। स्कूल में छिपे हमास पर हमला करती काफिर ब्रिगेड की तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूं। एक बात ये समझ लीजिए, हमास जिस तरह से आपने शुरुआत में देखा अस्पताल के भीतर अपने बेसिस बनाता है, अब वो स्कूल में छिपा हुआ है और उस पर किस तरह से काफिर ब्रिगेड अटैक करती हुई दिख रही है। ये भी तस्वीरें देखिए, सिविलियंस को आखिर टारगेट एक ढाल की तरह बनाने का मकसद साफ नजर आता है कि हमास सिर्फ और सिर्फ अपने इरादे को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, उसे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। אנחנו בבית ספר בסג'איה. פה אתמול הייתה התקלות, כאן הורדנו מחבל. מה שמדהים הוא שבתוך הבית ספר, בעצם עכשיו, אחרי לחימה, אנחנו זיהינו פה. पहले वहीं घुसते हैं हमास के लड़ाके, फिर उसी को नेस्तो नाबूद किया जाता है, फिर एक तरह से ऑपरेशन चलाया जाता है खोजबीन का। ये राजेश जी जो पूरा प्रोसेस होता है, क्या साबित करना चाहता है ये सब? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अभी उनके पास रेजिडुअल कैपेसिटी है, और ये जो होस्टेज का जो ऑपरेशन फेल हुआ है वो लाजमी था। देखिए, अगर पता भी है कि होस्टेजेस यहाँ पे हैं, उनके पास पहुंचना, क्योंकि उनके चारों तरफ 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, तो उनके अंदर जाना मतलब उनको डिसीव करना, पहले अंदर घुसना बिना उनकी शक हुए, ये मुश्किल काम है। उन्होंने कोशिश ज़रूर की, और एक रिपोर्ट के मुताबिक एक होस्टेज की जान भी जा चुकी है इस ऑपरेशन के दौरान। तो हो सकता है कि होस्टेज ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हुआ हो, लेकिन ये जो हमास का तरीका है स्कूल में घुसना, सिविलियन पॉपुलेशन को आगे करना, और जैसे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि उनके पास, और आपने भी कहा कि इनके पास सपोर्ट है ईरान का, मैं कहता हूँ लोकल पॉपुलेशन का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो पॉपुलेशन सामने खड़ी है इनके, और जिनके पीछे जिनको ये ह्यूमन शील्ड्स बना रहे हैं, वो कोई अनविलिंग ह्यूमन शील्ड्स नहीं हैं, वो विलिंग ह्यूमन शील्ड्स हैं। वो चाहते हैं कि हमास ये जंग जीते और इजराइल का खात्मा हो। तो ऐसे तरीके, ये इसी पर मेरा थापर जी से सवाल है, ब्रिगेडियर थापर जी, इस तरह से स्कूल में अपने आप को छिपाना और फिर वहां पर जब अटैक होते हैं, तो यहाँ पर खतरे किस तरह के होते हैं? देखिए, यहाँ खतरा दोनों पार्टी को होता है। जो स्कूल के अंदर छुपी है उसने वैसे तो अपना एग्जिट चुना होता है कि मैं यहाँ, अगर जो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ से हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर अटैकर ने उस साइड में उसको सील कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो आप एक कवर की तरह बन जाते हैं कि आप अंदर फंस गए हैं, और अटैकर अगर पूरे बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है तो आप भी साथ में डिस्ट्रॉय होंगे। अटैकर के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुले में होता है, जबकि जो अंदर डिफेंडर है वो दीवारों के पीछे छुप के और खिड़कियों से फायर कर सकता है, ऊपर से भी फायर कर सकता है। और अटैकर को तो खुले से जाना है, तो वो वल्नरेबल होता है काफ़ी हद तक, जब तक कि वो एक
एंट्री ना पकड़ ले। एक बार एंट्री हो जाए फिर वो दोनों तकरीबन बराबर पोजीशन पे आ जाते हैं और फिर डिपेंड करता है कि किसके पास ज़्यादा नफरी है या ज़्यादा हथियार हैं जो कि दूसरे के ऊपर हावी हो सकता है। तो ये बैटल बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी इसी में होती हैं, क्योंकि आप जब किसी एरिया को खाली करते हैं तो उसको पकड़ के भी रखना पड़ता है, क्योंकि दोबारा से वो फिर अगर उसको खुला छोड़ देंगे तो दोबारा से फिर आके वो उसके ऊपर बैठ जाएगा कोई ना कोई, तो आपको फिर से तंग करेगा, खुद उसको फिर से कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये बिल्टअप एरिया की लड़ाई हमारे डिफेंस में बोलते हैं कि सबसे मुश्किल लड़ाई है। लेकिन एक बात तो है, वो ये कि अभी तक आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से इस तरह के फेस टू फेस जो वॉर्स हो रही हैं या टारगेटेड अटैक जो रहे हैं, उसमें इजराइल की सेना को कम नुकसान हो रहा है। क्या इसकी वजह रणनीति है? ये जो डेटाज इजराइल की तरफ से सामने आ रहा है, ये भी अपने आप में बहुत अहम होगा समझना कि कैजुअलिटीज सिविलियंस की नहीं बल्कि जो उसके आर्मियंस हैं उनकी बहुत कम कैजुअलिटीज की जानकारी आ रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है। इधर इजरायली टैंक पर तेज रफ्तार रॉकेट अटैक की तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। इजरायली टैंक पर तेज रफ्तार रॉकेट अटैक की तस्वीरें, ये देखिए, ये टैंक और उसके बाद तस्वीरें। जाता है कि साधारण अटैक में बख्तरबंद जो टैंक है उन्हें नहीं उड़ाया जा सकता, लेकिन इसमें भी टेक्निक को अगर एनहांस कर दिया जाए, अगर रॉकेट की रफ्तार तेज कर दी जाए तो फिर उस टैंक को उड़ाया जा सकता है। ऐसा विदेशी मीडिया बता रही है, तमाम जानकारियां जो सामने आ रही है। और यही टेक्निक हमास जुगाड़ टेक्निक जिसको कहा जा सकता है, वो अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, मेरे साथ लगातार जो पैनल जुड़े हुए हैं वो एक बात साफ तौर पर कह रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस युद्ध में आने वाले वक्त में और विध्वंस होने जा रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी, सर, ये जो टेक्निक हमास, जिसे हम जुगाड़ टेक्निक भारत में उस नजरिए से समझे, तो क्या आपको लगता है वही अपना रहा है या फिर स्ट्रैटेजी कुछ और भी हो सकती है बिहाइंड द कैमरा? देखो, ये सच्चाई है कि जब भी आप बिल्टअप एरिया में लड़ाई लड़ रहे हैं, टैंकों का बहुत बड़ा एक प्रकार से मायने होता है, मगर टैंक वल्नरेबल भी हैं। अगर टैंक को एंटी टैंक वेपन से बर्बाद किया जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका बचना। और अगर आप देखें, रशिया यूक्रेन वॉर में भी यूक्रेन ने ऐसा ही किया था रूस के टैंकों के साथ, तो ये एक डर है। मगर इजराइल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। इजराइल काउंटर फायर करता बार बार, जब भी टैंकों को उस इलाके में नहीं लेके जाता जहां पर जमावड़ा गांव का ज़्यादा है, वो बाहर से ही करता है। उसके बाद इन्फेंट्री उसकी अटैक करती है। और अगर आप देखें कि टनल डिफेंस को भी मुझे लगता है इजराइल से ज़्यादा कोई बेटर टेकन नहीं कर सकता। जैसे वो स्पॉन्ज बम का इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन, और हमास के जो लड़ाकू हैं जो नीचे छुपे हुए हैं उनको फोर्स कर रहे हैं वो बाहर निकलने के लिए और फिर मारते हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है बड़ी टेक्निकल हिसाब से चल रही है। इजराइल बड़े फूंक के चल रहा है। हाँ, ये सच्चाई है कि इजराइल के कुछ टैंकों को बर्बाद किया है शोल्डर फायर एंटी टैंक वेपन जो हमास के पास हैं, जो उसको ईरान से मिले हुए हैं। और इसने ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता था, मगर इजराइल ने अपनी टैक्टिक चेंज की है। इजराइल अपने टैंकों को बिल्टअप एरिया के नज़दीक नहीं ले जा रहा, अपना इन्फेंट्री का इस्तेमाल कर रहा है। और जो लड़ाकू हैं जो छुपे हुए हैं हमास के, चाहे वो स्कूल में, हॉस्पिटल में या मॉस्क में, उनको मार रहा है। और कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज कम करने की अभी भी उसकी कोशिश है। कितना सक्सेसफुल होता है वो टाइम बताएगा। कोशिश हो रही है। लेकिन ब्रिगेडियर संदीप थापर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हैंड हेल्ड लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या इस तरह की गलियों में जाकर? आपको लगता है कि ये टेक्निक अपनाई जा रही है टैंक्स को ध्वस्त करने में? एंटी टैंक की बात कर रहे हैं जी। देखिए, ये एंटी टैंक वेपन काफ़ी इफेक्टिव होते हैं दो तरीके से। एक, अगर ये टैंक के ट्रैक पे टारगेट करें तो वो ट्रैक को तोड़ देते हैं, तो टैंक वहीं पे रुक जाता है, वो चल नहीं सकता। दूसरा, अगर डायरेक्ट हल के ऊपर लगता है तो वो पियर्स करके फटता है और अंदर जो टैंक के अंदर 30-40 राउंड एमिनिशन भी होता है, बड़े राउंड होते हैं, तो वो अगर फटे तो पूरा टैंक बर्बाद हो सकता है। अंदर के आदमी लोग तो 2-3 जो होते हैं वो तो जाएंगे ही। तो टैंक अगर हरकत नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, उसका ट्रैक टूट गया है, तो वो एक बड़ा लाचार जैसे हो जाता है, खड़ा हो जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता।
क्योंकि फिर तो किसी डायरेक्शन से उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो एंटी टैंक वेपन बहुत केपेबल हथियार है टैंकों के अगेंस्ट। सर, क्या ये आपको एंटी टैंक लग रहे हैं इसलिए क्योंकि स्ट्रिंगर मिसाइल जो अफगानिस्तान में कंधे पर रखकर इस्तेमाल की जाती थी, क्या आपको लग रहा है ये आरपीजी जैसा टेक्निक है जिसे अपनाया जा रहा है, ना कि टैंक, जो एंटी टैंक जिसका जिक्र हम कर रहे हैं अभी? देखिए, जो ये जो अभी आपने जो पिक्चरें देखी, ज़रूर है कि कुछ टैंकों को टारगेट किया गया है इजराइल में, पर जो आप पूरे अभी तक इस वॉर के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ टैंक्स डिस्ट्रॉयड हैं वो काफ़ी कम है। अगर आप यूक्रेन वॉर की तरफ से देखें या अर्बन वॉरफेयर में जितना हम एट्रिशन परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं उसके हिसाब से ये काफ़ी कम है। और इसका रीज़न ये है कि जो मरकोवा टैंक है वो शुरू से ही डिज़ाइंड अर्बन वॉरफेयर के लिए किया गया है और उसको जो है डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं है। और उसके अंदर अगर टैंक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो क्रूज सर्वाइवेबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू रशियन टैंक्स या बाकी वेस्टर्न टैंक्स के। मार्शल राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल आ गया है। तेल अवीव के आसमान में बाल बाल बचा है यात्री विमान। देखिए, कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसा ही लग रहा है इस विमान को देखकर, ऐसा ही लग रहा है। तेल अवीव जो शुरुआत में सबसे ज्यादा टारगेट पर रहा हमास के, वहां पर देखिए तेल अवीव के आसमान में यात्री विमान जिसमें कहा जा रहा है कि 200 के तकरीबन यात्री सवार थे, बाल बाल इस हमले में बचा है। और ये सबसे क्रूशियल विजुअल इस पूरे युद्ध में नजर आ रहा है जिसमें एक ऐसा विमान जो यात्रियों से भरा हुआ था वो पिन पॉइंट अटैक के बावजूद बाल बाल बच गया। और इसी के साथ ही अगली तस्वीर आपके सामने आ रही है। हवा में हमास के रॉकेट उड़ाता आयरन डोम, वो आयरन डोम जिसकी बदौलत इजराइल ने ये कहा, कई दावे किए कि हमने सैकड़ों हमले अटैक जो हो रहे थे हमास की तरफ से नाकाम किए, और हवा में हमास के रॉकेट उड़ाता आयरन डोम। इस वक्त ये तस्वीरें एक बार फिर से आयरन डोम की ताकत को पुख्ता करता हुआ। और अब देखिए कैसे हमले की योजना बनाती है इजरायली सेना, आपस में बातचीत रणनीतिक स्तर पर, क्योंकि ये पूरी तैयारी है एक ऐसे हमास के साथ। देखिए, मैप के जरिए पूरा इलाका पहले छाना जाता है, किस तरह से गाजा के चाहे उत्तरी भाग की बात कर लें, दक्षिणी भाग की बात कर लें, और सिर्फ गाजा ही नहीं, देखिए लेबनान बॉर्डर की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, जिन इमारतों को ये गिराते हैं इजरायली सेना वही कंट्रोल रूम बना लिया जाता है और वहीं युद्ध की अगली आगे की रणनीति तैयार करते हुए इजरायली अफसर। और अगली खबर ये आ रही है कि खान यूनिस में सुरंग और उसके मुंह पर बनी इमारत का विनाश। खान यूनिस में जहां पर सुरंग है और उसके मुंह पर ही ये किस तरह से धमाका हुआ है, ये देखिए टॉप एंगल शॉट जिसके जरिए आप समझेंगे कि जोरदार धमाके के साथ वो पूरा का पूरा सुरंग का हिस्सा खत्म हो गया है। और खत्म होने का नामो निशान जब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ कभी कोई सुरंग थी, तो शायद आपको उसका एक जर्रा भी ना मिले कि ये पता लगाने के लिए कि यहाँ कभी कोई सुरंग होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर सुरंगों के जरिए ये पूछने की ये पूरी तैयारी के साथ ये कवायद की जा रही है कि इजराइल इस पूरे इलाके को नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। अगली तस्वीरें, हूती के हमलों के खिलाफ यूएस का बड़ा प्लान। यूएस का बड़ा प्लान इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लाल सागर में अमेरिका सहयोगी बनाएंगे नेवल टास्क फोर्स। जिस नेवल टास्क फोर्स को लेकर जानकारियां सामने आ रही है, अमेरिका अभी तक चुप था। वो अमेरिका जो लगातार इतने बड़े पैमाने पर अटैक झेल चुका है, उसकी चुप्पी कई मायनों में बहुत अहम है। लेकिन अब खबर आ रही है कि वो नेवल टास्क फोर्स बनाने जा रहा है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लाल सागर में कैसे विश्व युद्ध की ज्वाला जल रही है। अमेरिका और सहयोगी देशों यानी कि करीब 41 शक्तिशाली देश मिलकर हूती के मुकाबले के लिए नेवल टास्क फोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर ईरान
अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। अपने सहयोगी देशों की शक्ति से समीकरण बदलने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि विश्व युद्ध भड़काने वाले शोले हूती और हिजबुल्लाह के जरिए बरसा रहा है। सीरिया और इराक भी ईरान के आदेश पर अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं। 24 घंटे में यूएस बेस पर 10 हमले हुए। अब तक यूएस पर 90 से ज्यादा अटैक हुए हैं और इन हमलों के बाद ऐसा लग रहा है मेजर जनरल सिवाज जी, वो ये कि सबसे बड़ा जो अटैक था वो कहा जा रहा था इजराइल अगर कर पा रहा है कि उसकी वजह है अमेरिका, लेकिन अमेरिका हाल फिलहाल में जिस तरह से चुप्पी साधे हुए था और अब कहा जा रहा है कि वो नेवल टास्क फोर्स बनाने जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उसने भी अब अपनी इस रणनीति को अग्रेसिव किया है? हाँ, देखो सच्चाई यह है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। जब आपको आती है रेड सी और मेडिटेरियन सी की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं उसके पास, 27 वारशिप हैं, 5 से 10 हज़ार के करीब उसके सैनिक हैं और कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है ईरान को, अगर आप लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका से बुरा नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ईरान की इतनी काबिलियत और क्षमता है कि वो इस लड़ाई में डायरेक्ट आ जाए एज ऑन टुडे। जो बात आती है होती और हिजबुल्लाह की, इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह लेबनान से फायर करेगा। होती डायरेक्ट फायर नहीं करता था, 2200 किलोमीटर है, मगर वो रेड सी और मेडिटेरियन में ये किडनैपिंग और बाकी जो कि अमेरिका के सीरिया और इराक के अंदर बेसिस हैं उन पे हमले करेगा और वो हमले बड़े हैं। और इसीलिए अगर आप देखें जब लड़ाई हो रही थी ग्राउंड फोर्सेज की तो अमेरिका ने कुछ टाइम मांगा था क्योंकि वो चाहता था पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो 3rd हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम लेके उसको बर्बाद कर सके। हो सकता है आने वाले समय में जो मेडिटेरियन और रेड सी में आप देखेंगे ज्यादा हरकतें होती होंगी, यानी कि ये हम कह सकते हैं ब्रिगेडियर संदीप थापर, और वो क्या हम ये कह सकते हैं कि 7 अक्टूबर का जो पार्ट 2 है वो लाल सागर में होता हुआ नजर आएगा? हो भी सकता है, जैसे कि जनरल साहब ने कहा तैयारी पूरी है, लेकिन इशू ये है कि क्या ईरान इसको उतना बढ़ाएगा कि उसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर अभी तक करना होता तो वो कर चुका होता। जैसे कि अमेरिका ने अपनी इंटेंशन बड़ी क्लियर कर दी है कि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और हम अटैक करेंगे, फिजिकली आपके साथ युद्ध करेंगे, आ जाएंगे। सपोर्ट तो हम इजराइल को कर ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली 1-to-1 हम आपको टारगेट करेंगे, उसके लिए ईरान तैयार नहीं है, ना उसके पास काबिलियत है। चाहे वो वेस्ट एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क है मिलिटरीली, लेकिन वो अमेरिका को 1-to-1 में टेक ओवर नहीं कर सकता। देखिए, एक बात तो सही है एयर मार्शल राजेश कुमार जी, अभी तक जानकारी है कि 10 के करीब अगर हम बीते कुछ घंटों की बात करें तो अटैक हो चुके हैं इराक और ईरान पर, और ऐसे में इस वक्त ये हालात बताइए कि अमेरिका की जो चुप्पी थी वो तूफान से पहले की शांति थी। देखिए, अमेरिका चुप्पी इसलिए साधे बैठे हुए है कि वो नहीं चाहता कि ये युद्ध पूरे क्षेत्र में फैल जाए, क्योंकि अगर वह पूरे क्षेत्र में फैल गया तो पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और पूरी सब कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे जो है बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो कोशिश उनकी ये रही है कि इसको कंटेन किया जाए, इसलिए पहले उन्होंने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी थी। उनके बेसिस के ऊपर अटैक हुआ है और उन्होंने ज़्यादा उस पर रिटेलिएट नहीं किया, कुछ रिटेलिएशन हुआ है। और जो रेड सी में हो रहा है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मौका देना चाहते हैं सऊदी अरब को हूती के साथ नेगोशिएशन जो उनकी चल रही है उनमें बाधा ना आए, ताकि रीजन में पूरी शांति बैठी रहे। तो अभी तो वो चुप हैं, लेकिन वो टास्क फोर्स तैयार कर रहे हैं कि अगर ये रीजन चुप ना रहा तो आगे क्या करना है, तो उसके लिए हमको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। देखिए, एक करेक्शन मैं करना चाहती हूँ पर एक करेक्शन इराक और सीरिया की बात को लेकर। अभी बीते अगर हम कल की बात करें तो 10 अटैक उस पर हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले 90 से ज्यादा अटैक हुए थे। सर, आप अपनी बात को कंक्लूड कीजिए। हाँ, तो देखिए, जो ईरान और सीरिया में जो अटैक हुए हैं और जो बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं उनका थोड़ा बहुत जवाब दिया है अमेरिका ने। एक C-130 के साथ आर्टिलरी शेल भी फायर किया, कुछ पोजीशंस को डिस्ट्रॉय भी किया। तो ज़रूर जहां से उनके ऊपर अटैक हो रहा है उन फोर्सेस को वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा फुल फ्लेज्ड जो है ऑफेंसिव
इन टेररिस्ट को क्लीन आउट करने के लिए या एंटी टेररिस्ट वाइड स्प्रेड ऑपरेशन करने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। तो जब ये टास्क फोर्स जो उन्होंने तैयार की है, जब ये पास में आ जाएगी और अगर रीजन में ये युद्ध फैला, तब इन ट्रूप्स का जो है इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताऊं कि 6000 ट्रूप्स जो हैं अमेरिकन बेस पे ऑन स्टैंड बाय हैं, जो कि फुली किटेड आउट और रेडी टू मूव हैं। और उसके अलावा और भी ट्रूप्स को स्टैंड बाय पे किया गया है। मार्शल राजेश जी, एक बात और कंक्लूड कीजिएगा सर, अभी तक जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर था वो इस वॉर के जरिए कैसे बदलता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, ये जो अर्बन वॉरफेयर है ये बहुत मुश्किल है, सबको पता है ये बहुत मुश्किल है। और ये जो पूरा रीजन है जहाँ पे आबादी है ये काफ़ी अर्बनाइज्ड है, तो जो भी यहाँ घुसेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इज़राइल हो, कोई भी हो, उसको तकलीफ तो ज़रूर होगी। आप देखिए फलूजा में अमेरिका को कितनी मशक्क़त करनी पड़ी थी। और आप देखिए इज़राइल जो यूक्रेन रशियन वॉर है उसमें भी आप देखिए बहमूत में कितनी लड़ाई हुई थी, अवदीवका में कितनी लड़ाई हो रही है। तो अर्बन वॉरफेयर जो है वो स्लो ग्राइंड है और उसमें जो है इसीलिए उसको फैलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि टोटल कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाएगा और पूरे जो वर्ल्ड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो रिस्ट्रेंट अमेरिका ने दिखाया है वो सही है इस वक्त के लिए, पर अगर दूसरी पार्टी मानने को तैयार नहीं है तो फिर आगे क्या होगा इसका आगे ही पता चल पाएगा। लेकिन मेजर जनरल सिवाच, इस वक्त जो वॉरफेयर दिख रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? मुझे नहीं लगता, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा सेंसिबल स्टेप किया है। और इसी प्रकार से जो मुस्लिम वर्ल्ड है, सऊदी अरेबिया, ओमान और आपके जॉर्डन, ये कोई दाखिल नहीं हो रहा है। ये अभी रीजनल वार के रूप ले रही है कि ये ओनली आप अगर लड़ाई है इजराइल और हमास की है, ज़्यादा से ज़्यादा हौती रेबल लबनान से आ रहे हैं, यमन से आ रहे हैं, और आपके जो हिजबुल्लाह है वो लबनान से आ रहा है। हाँ, ईरान अगर आ जाता इस लड़ाई में तो फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, मगर ईरान ना तो आना चाहेगा ना आ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, 28 शिप्स और 10,000 के करीब जवान रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी वर्ल्ड में नहीं चाहता कि ये लड़ाई फैले, क्योंकि ये लड़ाई अगर फैलेगी तो इसकी इम्प्लीकेशन बहुत सीरियस हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत कमर तोड़ दी है इकोनॉमी की, फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल। ऊपर से अगर यहाँ पर ये लड़ाई बढ़ जाती है और रीजनल, लेकिन एक बात तो है, आप जो कह रहे हैं ईरान ना तो एंट्री करना चाहता है ना करेगा, लेकिन जो लगातार जानकारियां सामने आती रही हैं वो ये कि ईरान ने फुल ऑन इस वॉर को बढ़ाने में मदद की है, जिसके साक्ष्य समय समय पर सामने आते रहे हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच खान यूनिस में बमबारी के बाद फील्ड अटैक की तस्वीरें सामने आई है। खान यूनिस का वो इलाका जहां पर बमबारी के बाद फील्ड अटैक हुआ है, फील्ड में अटैक किए, देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और खान यूनिस में जबरदस्त एक्शन के बाद जो अगली तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 98 डिवीजन, जिसे आईडीएफ की सबसे मजबूत डिवीजन में एक कहा जाता है, खान यूनिस में जबरदस्त एक्शन में वो नजर आई है। और देखिए तड़तड़ाती हुई गोलियों की जो बौछार आपको नजर आ रही है, ये बताती है कि उस हर इलाके को नेस्तनाबूद कर देना है जहां पर हमास की मौजूदगी के साक्ष्य हैं। डिवीजन के बाद अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा के भीतर बंकर बम से भीषण विस्फोट की तस्वीरें। गाजा, वो गाजा जो कभी एक वक्त में शायद ऐसा रहा होगा जब सब कुछ सही रहा होगा, लेकिन अब वहां जाकर देखेंगे तो या तो पूरी तरह से बंजर जमीन नजर आएगी, आसमान में धुएं का गुबार नजर आएगा, और अगर कुछ नजर आएगा तो वो खंडहर इमारतें जो इस वक्त गाजा के भीतर बंकर बम से भीषण विस्फोट के बाद दिख रही हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको लेकर पूरे दुनिया में इस वक्त चर्चा है। अगली तस्वीर उस अटैक पर आधारित, साउथ गाजा में आई आधारित एयर अटैक की तस्वीरें, जहां पर आपको जवान चलते हुए नजर आएंगे और जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं कि वहां पर कोई ऐसा है जो उस पूरे इलाके में अलग नजर आ रहा है, उसे टारगेटेड अटैक किया जाता है और उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। हमास इजराइल जंग के बीच अमेरिका और ईरान की दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई है। स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका का हर दुश्मन ईरान का दोस्त बन गया है और इसकी बानगी पहली बार तब देखने को मिली जब अमेरिका ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने की कोशिश की तो ईरान असद के समर्थन में खड़ा हो गया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है और रूस की बर्बादी के लिए हर तरह की मदद दे रहा है। लेकिन यहां भी अमेरिका की राह में ईरान खड़ा हुआ है। रूस के साथ खड़े ईरान ने अमेरिका की प्लानिंग को अब तक नाकाम ही किया है और इसी के साथ ही इस नाकामी के साथ एक बात तो साफ है कि अमेरिका वर्सेस ईरान में कई मुल्क हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका पूरी मजबूती के साथ इस वॉर में इजराइल के साथ डटा हुआ है। आप सारे खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एक ब्रेक हम ले रहे हैं और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष, जहां खबरें जारी हैं।